और वहीं कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच शुरू हुई लड़ाई अब हर बार की होती जा रही है, मगर इस लड़ाई में बॉलीवुड की कंस्ट्रक्शन को तोड़ा गया। बालकनी का जो कंस्ट्रक्शन है, Now it's openly and blatantly Kangana Ranaut versus Maharashtra government. आज हम किसी और की नहीं बल्कि उस झांसी की रानी के बवंडर भरी दुनिया में गोते लगाने वाले हैं, जो अपनी एक्टिंग से क्रिटिक्स को और ट्वीटिंग से ट्रोलर्स को हमेशा करारा जवाब देते आई हैं, जिन्हें एक तबका सन की एक्ट्रेस तो दूसरा क्रांतिकारी हीरोइन भी कहता है। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की धाकर दीवा थलेवी या अपनी मनी कर्णिका, सेल्फ मेड आउटसाइडर और ओरिजिनल गैंगस्टर ऑफ बॉलीवुड कंगना रनौत की। और अब ये बॉलीवुड की क्वीन अब राजनीति यानी पॉलिटिक्स में भी अपना दबदबा बढ़ाने की तैयारी में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से कंगना रनौत को मैदान में जो उतारा है। अपनी फिल्मों की तरह क्या कंगना पॉलिटिक्स में भी अपना ताज बरकरार रखने में कामयाब होंगी, या फिर सिल्वर स्क्रीन से पॉलिटिक्स स्टेज की उनकी ये सेकंड इनिंग भी उनकी पिछली कुछ फिल्मों की तरफ फ्लॉप होते नजर आएंगी? वेल, इसका अनुमान लगाने से पहले थोड़ा रिवाइंड बटन दबाते हैं और आइए देखते हैं कंट्रोवर्सी की सबसे चहेती दोस्त रही कंगना के इस जबरदस्त फैसले के छुपे उनकी रोमांचक सफर की कहानी। भारत के रिजॉर्ट टाउन कहे जाने वाली मनाली से कुछ ही कोस दूर भावरा मंडी की सर्द और अराजक गलियों में एक जीवंत ज्वाला का जन्म हुआ, जिसका नाम था कंगना अमरदीप रनौत, जिन्हें उनके घर वाले प्यार से अरसद भी कहते थे, जिसका मतलब होता है डिवोशन यानी भक्ति। अब आप पूछ ही सकते हो कि किसी भी बच्ची के लिए ये कैसा निकनेम हुआ। तो जब सेलिब्रिटीज के नाम बेबो, लोलो, मिम्मी, आलू और यहाँ तक कि डुग्गू हो सकता है, तो अरसद में क्या बुराई है ना। वैसे कंगना के बारे में हैरान कर देने वाली तो कई बातें हैं, उनमें से एक ये भी है कि जहाँ इंडस्ट्री में बेबाक, स्पष्ट और कभी भी मुंहफट होने की अपनी इमेज के बावजूद कंगना ने खुलासा किया कि वो बचपन में बहुत ही शर्मीली और इंट्रोवर्ट रह चुकी हैं। इस बात को पचाना उतना ही मुश्किल है जितना बिना गाली के कैरी, बिना छड़ी के हैरी और टॉम के बिना जेरी। अवतार टाइटल मैंने ही दिया था। मगर इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि डायस्लेक्सिक होने के कारण कंगना को स्कूल की पढ़ाई में काफी संघर्ष करना पड़ा और बचपन से ही दोस्तों की बदमाशियां, छेड़खानियां और बुलिंग हमेशा से उन्हें सहना पड़ा। कंगना ने तो यहाँ तक कहा कि वो अपने फैमिली में एक अनवांटेड चाइल्ड थी और उनके माता पिता उनसे बिल्कुल भी खुश नहीं थे और वो उन्हें एक बोझ लगती थी। That was the case from my childhood. Like I said, my parents saw me as someone else. They saw me as someone who was a liability, but that didn't change my understanding of my abilities and myself. And when I came to Mumbai, they saw me as this village woman. कंगना ने अपने परवरिश के बारे में कई बातें खुलकर कही और ये भी उन खुली बातों में से एक है। लेकिन मेरे जो घर का जो माहौल था वो काफ़ी स्ट्रिक्ट था। जैसे मेरे पेरेंट्स थे या जैसे मेरे दादा थे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट था और लड़कियों के लिए और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट था और काफ़ी फ्यूडल भी था। मैं अगर आपको कहूँ रूढ़िवादी, और अभी काफ़ी मुझसे चिढ़ते हैं कि तुम सेम बात कितनी बार बोलोगी, लेकिन एक अलग तरह के रूल, हमारे भाइयों के लिए अलग रूल, हमारे लिए अलग रूल। एक मैं ये कहना चाहूँगी, जबकि मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छी परवरिश दी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनापन नहीं मुझे लगा, क्योंकि जैसा हमेशा कहते हैं कि लड़की एक पराया धन होती है, तो एक वही बार बार सेम बातें कि तुमको अभी जाना है, तुम्हारा घर पढ़ो ताकि अच्छा पति मिले, कल को पिटाई ना करे भी तो अपना खुद की पैसे कमा सको, पढ़ो ताकि अच्छा ससुराल मिले। तो ये ऐसा लगता था कि हम लोग तो ये मतलब टेनेंट है यहाँ पे, ये हमारा घर है ही नहीं। जब घर की रेनोवेशन भी हुई तो मेरे भाई के लिए रूम बना, हमारे लिए बना ही नहीं। तो मैंने कहा कि हम कहा क्या, अरे तुम लोगों का तो जहाँ पे घर होगा वहाँ पे बनेगा। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद कंगना ने अपने स्कूल के दिनों में ही अपनी एक्टिंग और मॉडलिंग का शौक बढ़ाया और अपने पिताजी से एक दिन कह ही दिया कि वो जिंदगी में कुछ अलग करना चाहती है और कॉलेज छोड़कर थिएटर पढ़ना चाहती है। लेकिन कंगना के बाबूजी, जो कि एक प्राइवेट बिजनेसमैन थे, उन्होंने कंगना से कुछ ऐसा कहा कि जिसे सुनकर कंगना की पूरी जिंदगी बदल गई। रनौत साहब ने कंगना से कहा कि अगर वो वाकई थिएटर पढ़ना चाहती है तो उसे उसका घर और परिवार त्यागना होगा। उसे अपने परिवार और अपने सपनों के बीच में से किसी एक को ही चुनना होगा। अगर आपको भी लगता है कि यह काफी बॉलीवुड स्टोरी है, तो कंगना की इस बायोपिक का अगला सीन इससे भी ज्यादा ड्रामेटिक है। आखिरकार कंगना ने अपने को छोड़कर अपने सपनों को चुना और मिस्टर रनौत से यह सहा नहीं गया और आग बबूला होकर राजपूत साहब ने कहा कि मेरी राइफल लाओ, मैं उसे गोली मार दूंगा। इसके तुरंत बाद ही कंगना ने रॉक स्टार के रणवीर की तरह घर की लक्ष्मण रेखा लांग दी और अपना करियर आजमाने दिल्ली चली आई। और तब वो सिर्फ 16 साल की थी। कंगना के पेट की आग बढ़ती जा रही थी, लेकिन सिर्फ सपनों की नहीं, भूख की भी। कंगना को कई रात भूखे स्टेशन पर सोना पड़ा है। इसलिए अपना गुजारा चलाने के लिए कंगना ने फ्रांस बेस्ड एथलीट मॉडलिंग एजेंसी के साथ मॉडलिंग की दुनिया में भी कदम रखा। कुछ महीने मॉडलिंग करने के बाद कंगना की मुलाकात हुई अविनाश गौर जी से, जो कि दिल्ली में एक थिएटर ग्रुप चलाते थे। थिएटर और टीवी के कई एक्टर्स की तरह उन्होंने भी कंगना को गाइड किया और दिल्ली की इसी स्मिता थिएटर ग्रुप के साथ कंगना की एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई। लेकिन फिर थिएटर से फिल्मों तक और दिल्ली से मुंबई तक का ये सफर कांटों और धोखों से भरा हुआ था। अपनी भाषा और एक्सेंट के चलते
कंगना को डायलॉग्स बोलने में बहुत दिक्कतें हुआ करती थी। नतीजन ऑडिशन के दौरान उन्हें बार बार इंसल्ट, रिजेक्शंस और टीजिंग का सामना करना पड़ता था। कई लोगों ने तो उन्हें गवार कह के उनका मजाक भी उड़ाया था। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उनकी अंग्रेजी और जीभ तुतलाने की वजह से उनका काफी मजाक उड़ाया जाता था। लोग ये भी कहते थे कि ये पहाड़ी लड़की यहाँ कैसे आ गई, लेकिन उसी पहाड़ी लड़की ने कभी भी इन आलोचनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और अपने सक्सेस के पहाड़ पर बिना रुके चढ़ती गई और वो राह में आने वाले पत्थरों की तरह अपनी सारी खामियों पे काम भी करती गई। फिर पलक झपकते ही कंगना की किस्मत ने एक और बड़ा ड्रामेटिक मोड़ लिया। एक दिन वो मुंबई की किसी कैफे में बैठी थी, तभी उन पर एक बड़े जाने माने फिल्म मेकर की नजर पड़ी। कंगना की खूबसूरती और पर्सनैलिटी से वो फिल्म मेकर काफी प्रभावित हुआ और उन्होंने कंगना को फिल्म में आने का पहला ब्रेक भी दिया। और कंगना के इस मसीहे का नाम था अनुराग बासु। अनुराग बासु ने अपनी फिल्म गैंगस्टर में कंगना को एक रोल दिया, लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि गैंगस्टर का यह मशहूर रोल जिसे कंगना ने फिल्मों में अपनी जर्नी शुरू की, उसमें पहले चित्रांगदा सिंह को कास्ट किया जा चुका था, लेकिन शेड्यूलिंग के कारण वो बैकआउट कर गई और इसे अब किस्मत का यह मौका गैंगस्टर ने फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसा तूफान लाया जिसने तेजी से सारे इंडस्ट्री को हक्का बक्का कर दिया। कहा जाता है कि अनुराग के गैंगस्टर से पहले पहलाज निलानी ने अपने फिल्म लव यू बॉस के लिए कंगना को साइन कर चुके थे, लेकिन कंगना ने गैंगस्टर को चुना और अपनी पहली ही फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट डेब्यू फीमेल का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला और बॉलीवुड के इतिहास में उन्होंने अपना एक अलग ही नाम दर्ज करवाया। इसके बाद तो कंगना को कोई रोक नहीं पाया और उन्होंने मधुर भंडारकर की फिल्म फैशन से अपने एक्टिंग जलवे दिखाए। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की कैटेगरी में अपना पहला नेशनल अवार्ड भी जीता। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद कंगना ने अपने करियर में कुल 4 नेशनल अवार्ड और 4 फिल्म फेयर अवार्ड जीतकर अपने आप को अनलिस्ट से ए लिस्ट स्टार का पूरा सफर तय किया। लेकिन कंगना की सक्सेस का ये सफर किसी बैटल ग्राउंड से कम नहीं रहा। कंगना न पहली एक्ट्रेस या स्टार है जो चुनाव में खड़ी हो रही है और न ही वो आखिरी होंगी। टीवी, फिल्म और पॉलिटिक्स का काफी पुराना गठबंधन रहा है। कंगना से पहले टीवी और फिल्मों की कुछ और प्रमुख अभिनेत्रियों पर नजर डालते हैं जिन्होंने पर्दे से संसद भवन तक की छलांग लगाई, जिसमें जयललिता, हेमा मालिनी से लेकर स्मृति ईरानी, जया प्रदा, जया बच्चन, उर्मिला मातोंडकर, किरण खेर और नगमा तक भारतीय राजनीति की दुनिया ने स्टार पावर का अपना बड़ा हिस्सा देखा। किसी ने जीत के आम का मीठा स्वाद चखा तो किसी ने हार के खट्टे अंगूर के भी। लेकिन एक बात तो पक्की है, बड़े पर्दे की इन सभी एक्ट्रेसेस ने राजनीति का भी रंगमंच हिला डाला। लेकिन इनमें से कुछ एक्ट्रेसेस की अपनी दुनिया भी हिल चुकी है और अब वो न घर की रही है न घाट की। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि कंगना की ऑफ स्क्रीन जिंदगी उनके ऑन स्क्रीन किरदारों का आईना बन चुकी है। इस झांसी की रानी ने कई बड़े बड़े लोगों के साथ कई बड़े बड़े पंगे लिए, जो कि हमेशा से ही उनकी कई फिल्मों से ज्यादा मनोरंजन पैदा करती हैं। कंगना के इस रोलर कोस्टर जैसी राइड में उन्होंने एक के बाद एक 10 फ्लॉप फिल्में दी, लेकिन फिर अचानक से अपने ही राग से क्वीन फोनिक्स की तरह उभरकर बाहर भी निकली। हालांकि उनकी ऑफ स्क्रीन बयानबाजी के चलते वो अक्सर किसी न किसी विवादों में उलझी जाती है। कंगना अपनी राय व्यक्त करने में किसी से भी नहीं डरती। कभी वो तूफान के पीछे खड़ी हो जाती है तो कभी खुद अपने बात से बवंडर खड़ा कर देती है। देखो, कंगना रनौत के साथ मामला उल्टा है। हम सब की मरने के बाद शरीर मर जाता है और आत्मा भटकती है, लेकिन कंगना के साथ उल्टा है। उसकी आत्मा मर चुकी है, शरीर भटक रहा है। कंगना के कारनामों की लिस्ट इतनी लंबी है जिसमें महेश भट्ट, आदित्य पंचोली, उदयमान सुमन, अजय देवगन, ऋतिक रोशन जैसे बड़े नाम के साथ कंगना के संबंध होने की अटकलें लगाई जाती रही हैं। अगर क्रोनोलॉजी में देखें तो कंगना के अफेयर्स के किस्से 2006 से ही शुरू हो गए थे। 2007 में ही कंगना ने पूरे बॉलीवुड को पहली बार हिलाकर रख दिया था जब उन्होंने पहली बार आदित्य पंचोली के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने पंचोली पर असॉल्ट यानी मारपीट के आरोप लगाए थे। लेकिन पंचोली ने यह भी दावा किया था कि वे कंगना के साथ सिर्फ अफेयर में थे और खत्म होने के बाद कंगना ने आदित्य के खिलाफ ये साजिश रची थी। इस मामले की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी, तभी 2008 में राज 2 के सेट पर कंगना की मुलाकात होती है अध्ययन सुमन से, जो कि प्रसिद्ध एक्टर शेखर सुमन के बेटे होते हैं और कंगना उनके साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व हो जाती है। और कहा जाता है कि इस रिलेशनशिप में कंगना ने अध्ययन को काफी मैनिपुलेट किया, जिसकी वजह से वह डिप्रेशन में भी चले गए। लेकिन उनके बाबूजी शेखर से यह बात सही नहीं गई तो उन्होंने कंगना पर सबके सामने एक इंटरव्यू में कुछ ऐसे आरोप लगाए जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाओगे। खाना बनाती है तुम्हारे लिए? When I said yes, he said अपना इम्प्योर ब्लड मिलाती है खाने में ब्लैक मैजिक के लिए। आई डिडंट वांट टू एक्सेप्ट एनीथिंग अगेंस्ट हर। आई वुड टेल पीपल हु सेड एनीथिंग नेगेटिव अबाउट हर टू एफ ऑफ। टोटके मैं समझ सकता हूं कि गाय को आप रोटी खिला दें या कौवे को काला तिल खिला दें या कुछ चींटी को चीनी खिला दें, पर ग्रेवयार्ड में जाने वाली बात
जो है वो कुछ ज्यादा खौफनाक हो गई थी हमारे लिए। दिल तोड़ने और टूटने के बाद कंगना ने 2010 में फिर एक बार प्यार करने की गुस्ताखी की। 2010 से 2012 तक एक अंग्रेजी ब्रिटिश डॉक्टर के साथ उनका काफी सीक्रेट रोमांस शुरू हो गया और इस बार लिटरली उन्होंने अपने प्यार के लिए 7 समुंदर पार कर लिया। लेकिन कंगना को देसी हो या विदेशी कुछ भी रास नहीं आया। लेकिन जब हम आप सोच ही रहे थे कि शायद कंगना की लाइफ की कंट्रोवर्सी खत्म हो गई है, तभी 2016 में कंगना ने एक धमाकेदार रिवीलेशन किया। इस बार कंगना रनौत ने किसी और पर नहीं बल्कि बॉलीवुड के सुपरस्टार ऋतिक रोशन पर आरोप लगाए। कंगना ने ऋतिक पर उनके अफेयर को रेड कारपेट के नीचे छुपाने की कोशिश करने का आरोप लगाया, जिसने ऋतिक ने नकारा और कंगना पर उल्टा केस ठोक दिया, जिसे हमने भी ऋतिक वाली वीडियो में विस्तार से बताया था। इस प्यार घोटाले और विश्वासघात की गाथा लोगों के जहन में आज भी काफी ताजा है। लेकिन आज हम कुछ ऐसी घटनाओं को जानने की कोशिश करते हैं जो उनके इस राजनीति में शामिल होने के विचार को प्रेरित कर चुकी है। 2020 में जब पूरी दुनिया कोविड-19 के खिलाफ जंग लड़ रही थी, तब कंगना रनौत सोशल मीडिया पर अपनी एक अलग ही लड़ाई लड़ रही थी, जिसकी शुरुआत हुई तब जब बीएमसी ने कंगना के मुंबई ऑफिस पर बुलडोजर चलाया, जिसके विरोध में कंगना ने गुस्से से बीएमसी वर्कर्स को गुंडे और मुंबई को पीओके से कंपेयर कर दिया। कंगना का ये मानना था कि वो नेपोटिज्म के खिलाफ सुशांत सिंह राजपूत जैसे आउटसाइडर्स के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रही है, उसी की वजह से उनके खिलाफ ऐसी हरकतें की जा रही हैं। कंगना ने इस बार डायरेक्टर करण जौहर, शिवसेना नेता संजय राउत और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा। इस रैंट के रिएक्शन में शिवसेना नेता संजय राउत ने कंगना रनौत को मुंबई ना आने की धमकी दी। लेकिन कंगना तो कंगना है, वो धमकियां सुनने वालों में से नहीं बल्कि धमकियां देने वालों में से है। फिर कंगना ने कहा वो तो मुंबई जाएंगी, जिसके लिए उन्हें केंद्रीय सुरक्षा मंत्रालय से Y+ सिक्योरिटी तक मिली। वैसे आपको बता दूं कि Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी देश के VIP लोगों को दी जाती है, जिनके जान पर किसी प्रकार का खतरा होता है, जैसे अपने सलमान भाई। आपको बता दूं कि Y+ सिक्योरिटी में टोटल 11 सुरक्षा कर्मी होते हैं, जिनमें से 1 या 2 तो कमांडो और 2 POS भी शामिल होते हैं। कंगना के अलावा कई और भी स्टार्स है जिन्हें ये पहले इस तरह की सुरक्षा दी जा चुकी है। लेकिन ये पहली बार नहीं था जब कंगना ने करण जौहर पर तंज कसा। इससे पहले भी 2017 में कंगना ने करण जौहर के ही कंट्रोवर्शियल शो कॉफी विद करण में बतौर मेहमान जब पहुंची तो उन्होंने करण जौहर के मुंह पर ही ऐसी बेइज्जती की कि करण जौहर मुंह छिपाते फिरने लगा। In my biopic, if ever it's made, you'll play that stereotypical Bollywood biggie who is very snooty and completely intolerant to outsiders and flag bearer of nepotism, the movie mafia. I think Star World just got its promo. इस रियल लाइफ रिवॉल्वर रानी ने तो एक महिला पुलिस अधिकारी के खिलाफ भी अपने शब्दों की गोलियां चलाई। रनौत ने भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी डी रूपा मुडगिल के दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर उनकी टिप्पणी के खिलाफ ट्वीट करते हुए अपनी नाराजगी जताई और उन्होंने भी कहा कि पुलिस बल के नाम पर धब्बा हो तुम, और ये कहते हुए इनके सस्पेंशन की मांग तक कर दी। लेकिन कंगना यहाँ कहाँ रुकने वाली थी, तो उन्होंने आगे ये भी कह दिया कि ऐसे पुलिस ऑफिसर्स का चयन होना ही आरक्षण के दुष्परिणाम है। साथ ही उन्होंने रिजर्वेशन का सहारा लेने वालों को अनवर्दी और अनडिजर्विंग तक कह दिया। मुझे क्यों तोड़ा? चलो उठाओ। आरक्षण जैसे मुद्दे जिस पर कुछ बोलने से पहले नेता लोग भी 10 बार सोचते हैं, क्योंकि अगर रिजर्वेशन को लेकर किसी ने भी कुछ बोला तो नोट देने से भी वोट नहीं मिलेगा। लेकिन फिर चाहे वो फार्मर प्रोटेस्ट के खिलाफ बयान देना हो, किसानों को आतंकवादी कहना हो या फिर एक्टर दिलजीत दोसांझ को खालिस्तानी कहना, कंगना ने समय समय पर अपनी राइट विंग विचारधारा यानी आइडियोलॉजी व्यक्त की, जिससे उनके पॉलिटिकल झुकाव के बारे में कोई भी संदेह नहीं रह गया। और मुझे तो लगता है कि मूसेवाला ने 295 गाना भी कंगना जी से इंस्पायर्ड होकर ही लिखा था, जहाँ एक तरफ 25 साल के कंगना ने अपने स्ट्रॉन्ग मोरल्स का हवाला देते हुए एक फेयरनेस स्कीम का प्रचार करने के लिए 2 करोड़ के ऑफर को ठुकरा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन को संबोधित करने वाली इलिस्ट्रेशन को लेकर कंगना ने 22 साल की आर्टिस्ट प्रियंका पॉल के खिलाफ ट्विटर पर ये लिख दिया था। जहां एक तरफ कंगना वुमेन एम्पावरमेंट की और नई पीढ़ी के सामने सच्चे और अच्छे उदाहरण रखने की बात कहती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कंगना यंग लड़कियों को सुसाइडल स्नोफ्लेक फेमिनिस्ट तक कह देती हैं। मुझे अपने घर जाना है। जहां एक तरफ कंगना फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशंस की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ 1947 में मिली भारत की आजादी की वो अंग्रेजों की दी हुई भिक्षा कह देती हैं। एक तरफ कंगना बॉलीवुड के नेपोटिज्म को उजागर करने के लिए लड़ती हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी बड़ी बहन या उनकी मैनेजर रंगोली अपने ही कुछ कलीग से शत्रुता के आरोप का सामना कर रही हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जहां कंगना भाई भतीजेवाद के खिलाफ बॉलीवुड में आवाज उठा रही हैं, तो वहीं कंगना रनौत के राजनीतिक संबंध भी काफी पुराने हैं। इस एक्ट्रेस के परदादा हिमाचल के विधायक रह चुके थे और उनके दादा भी कांग्रेस शासन में अधिकारी रह चुके थे। और जहां एक तरफ 2024 में कंगना मंडी से अपना चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जब 2021 में एक ट्विटर यूजर ने इस बात की भविष्यवाणी की थी, तो उन्हें कंगना ने ये जवाब दिया था। जैसे जैसे कंगना के पॉलिटिकल कैंपेन का वातावरण गर्म होते जा रहा है, मुकाबले का मंच
मंच तैयार होते नजर आ रहा है, तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या उनकी जीत होगी या नहीं, सवाल ये भी है कि क्या कंगना लोगों के विश्वास पर खरी उतर पाएंगी या अपने एक्सपेक्टेशन के बोझ तले दब जाएंगी। सवाल ये भी है कि इस राजनीतिक पहेली में कंगना रनौत का क्या स्थान है और क्या उनके साहस और बेबाक स्वभाव की वजह से वह नई ऊंचाइयां देखेंगी या उनका कंट्रोवर्शियल अतीत उन्हें परेशान करने के लिए हमेशा वापस आते रहेगा। सवाल ये भी है कि क्या कंगना का राजनीति में प्रवेश करना सिर्फ एक स्टंट है या क्या वो भारतीय राजनीति में सचमुच कुछ बड़ा कर पाएंगी और भारत की अगली बड़ी रिफॉर्मर हो पाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो ये है कि क्या लोग कंगना रनौत पर भरोसा कर सकते हैं या कर पाएंगे। आज तक उन्होंने बॉलीवुड में जितने दोस्त कमाए उससे कहीं ज्यादा दुश्मन, जितने रिश्ते बनाए उससे कहीं ज्यादा पुल जलाए, तो क्या वो राजनीति में भी यही करना चाह रही हैं? क्या इस नए पावर के चक्कर में वो अपनी स्टार पावर भी गवा देंगी या सबका दिल जीतकर बॉलीवुड की तरह पॉलिटिक्स की भी क्वीन बनते हुए नजर आएंगी। अब वैसे कंगना पॉलिटिक्स के अंगना में क्या कर पाएंगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन वक्त काफी कम बचा है। तो आपको भी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। बाकी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप चैनल विजिट कर सकते हो। तब तक के लिए हर हर महादेव।